Welcome to a gateway to English language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स यू नीड टू नो, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम यूज करते हैं राइटिंग में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं। और कॉमनली हमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जो यूज करने पड़ते हैं जिनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और फिर हम घबरा जाते हैं कि हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। तो आज हम उन कंफ्यूज वर्ड में से सिर्फ 10 के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवर द की टू लर्निंग इंग्लिश ग्रामर विद टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। यानी कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर को लर्न करना चाहते हैं प्रॉपर वे में तो उसकी की को हम डिस्कवर करते हैं। और वो क्या है? वो ये दो रास्ते हैं या दो वेज हैं। देयर आर टू वेज एंड व्हाट आर दोस? नंबर वन क्या है? नंबर वन है फॉर्ज अहेड एंड मास्टर व्हाट्स राइट। यानी कि आप हार्ड स्ट्रगल कीजिए, आगे बढ़िए और जो कंसेप्ट है जो आप लर्न कर रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल कीजिए, उसको हर एंगल से जो है कवर कीजिए और उसमें स्किलफुल हो जाइए। तो उसमें आपने हार्ड एफर्ट करनी है ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से सीख सकें। और दूसरा तरीकेकार क्या है? दूसरा तरीकेकार यह है कि आप जब लर्न कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ कंसेप्ट्स को तो आप उनको रिव्यू करते रहिए और रिव्यू करने के बाद देखिए कि क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर तो कोई गलती होगी है लर्निंग में तो आप उसकी करेक्शन कर लीजिए फौरन से, उसको ओपनली एडमिट कर लीजिए। हमें उस पर स्टक नहीं होना बल्कि ओपनली एडमिट करना है कि हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो गई है और हो सकती है, ये नेचुरल है। और दूसरा तरीकेकार ये है कि वक्त के साथ साथ आपको मालूम है कि लैंग्वेज चेंज होती है, क्योंकि लैंग्वेज तो वेरिएशन है, तो ये डे बाय डे जो है वो चेंज हो रही है। तो अगर आप समझते हैं कि आपने एक कंसेप्ट जो है वो लर्न किया है उसको अपडेट करने की जरूरत है तो आप उसको फौरन से अपडेट कर लीजिए। इसीलिए हमें हमेशा जो है वो अपडेटेड रहना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रही है लैंग्वेज में और क्या क्या न्यू कंसेप्ट जो वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से जो कंसेप्ट हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों से अपडेट होने के साथ साथ अपने जो कंसेप्ट हैं उनको भी अपडेट करने की जरूरत है। इसलिए हमें बार बार जो भी हमारी लर्निंग है उन कंसेप्ट को जो है हमें रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि हम उनको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करते रहें। तो हम चलते हैं सबसे पहले कंफ्यूज जो वर्ड्स हैं उनमें से पहला जो है वो इट्स है, आई टी एस विदाउट अपोस्ट्रोफी एंड आई टी विद अपोस्ट्रोफी। हम देखते हैं इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी, इट इज अ पोजेसिव प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप। तो इसको ओनरशिप के लिए यूज किया जाता है। और विद अपोस्ट्रोफी जब होगा तो कंट्रैक्शन ऑफ इट इज और इट हैज, तो ये जो है ये कंट्रैक्शन है इट इज की या फिर इट हैज की। फॉर एग्जाम्पल द कैट लिक्ड इट्स पॉज, यानी कि कैट जो है उसने किसके पंजों को लिक किया? इट्स, अपने पंजों को। तो यहां ये ऑनरशिप या पोजेशन जो है शो हो रहा है। और सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इट्स माय टर्न टू डू इट। अब ये क्या है? कंट्रैक्शन है। यहां मैंने देखिए इसको यहां यूज किया कि कंट्रैक्शन किस चीज के? इट इज की या इट हैज की। तो इट इज माय टर्न टू डू इट, यानी कि इसको अब करने की मेरी बारी है, तो इट इज होगा यहां। तो ये इज है, तो अपोस्ट्रोफी के साथ कंट्रैक्शन है और विदाउट अपोस्ट्रोफी ये पोजेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट्स विद अपोस्ट्रोफी, लेट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी। विद अपोस्ट्रोफी जो होगा तो इसका मतलब है लेट अस, ये कंट्रैक्शन है लेट अस की। लेट अस जो है ये फ्रेज है जिसको हम यूज करते हैं कुछ सजेशन देने के लिए या किसी एक्शन को प्रपोज करने के लिए, जिसमें हम कहते हैं कि आओ भाई हम ये मिलके करते हैं, जिसमें स्पीकर जो है वो किसी दूसरे को कह रहा है कि लेट अस, आओ हम दोनों ही काम करते हैं। तो लेट अस ये उस सेंस में यूज होता है। और जो लेट्स है ये प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की, जो कि लेट। तो लेट जो है उसके साथ जब आप एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है लेट्स। लेट क्या है? लेट एक वर्ब है जिसका मतलब है टू अलाउ समवन, या किसी को परमिशन देते हैं तो ये उसके लिए यूज होता है लेट। या फिर इसको हम यूज करते हैं किसी प्रॉपर्टी या हाउस वगैरह को आपने रेंट पर देना होता है तो वहां भी लेट को यूज किया जाता है। इस मीनिंग में हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। अभी हम बात करते हैं परमिशन के हवाले से या किसी को अलाउ करने के हवाले से। तो लेट्स आस्क द लैंडलॉर्ड, तो लेट्स मींस लेट अस। तो यहां लेट अस आस्क, आओ हम चलकर लैंडलॉर्ड से पूछते हैं।
तो ये लेट अस है। इफ ही लेट्स, क्या वो परमिशन देता है? लेट्स मीन अलाउ करना, परमिशन देना, कि क्या वो अपने किराएदारों को परमिशन देता है, अलाउ करता है कि वो अपने अपार्टमेंट में जो है उस पेट्स को रख सके। तो लेट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी यहाँ परमिशन है, और विद अपोस्ट्रोफी ये लेट अस की कंट्रैक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट के हवाले से जो भी मैंने बात की थी कि जो प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, तो आमतौर पर आपको ये फ्रेज मिलेगी टू लेट। ये फ्रेज क्या है? ये फ्रेज आमतौर पर जब आपने प्रॉपर्टी या कोई घर रेंट पर देना होता है तो इस फ्रेज को यूज किया जाता है। आपने अक्सर इस फ्रेज को देखा होगा होर्डिंग्स पर या बिल बोर्ड्स पर, जिस पर ये लिखा होता है टू लेट। इसका मतलब है किराए के लिए खाली है। तो ये जो टू लेट है, कुछ रीजन में इसको यूज किया जाता है और कुछ रीजन या कुछ एरियाज में टू लेट की बजाय फॉर रेंट यूज किया जाता है। दोनों ठीक है। फर्क ये है कि जो टू लेट है ये कॉमन है ब्रिटिश इंग्लिश में, और फॉर रेंट ये कॉमन है अमेरिकन इंग्लिश में। तो हम आमतौर पर टू लेट जो है इसको यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है, जिसका मतलब है किराए के लिए खाली है, जो कि प्रॉपर्टी या हाउसेज वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं देन, THAN एंड THEN, अगेन इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि इसको कैसे यूज किया जाए। तो THAN जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब है हम कंपेयर करें किसी चीज का, तो इट इज यूज फॉर कंपैरिजन। और THEN देन, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और अ स्पेसिफिक टाइम। तो जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो आप THEN देन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यानी कि आई वुड, ये कंट्रैक्शन है, रादर हैव पिज्जा देन सुशी। अब ये सुशी क्या है? ये जापानीज डिश है। तो आप इन दोनों डिशेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन के लिए आपने इस वर्ड को यूज किया। और फिर वही लेट्स यानी कि लेट अस, जो हमने बात की थी अभी लास्ट स्लाइड में, कि लेट अस जो ये कंट्रैक्शन है, गो गेट पिज्जा देन। अब यहां सीक्वेंस की बात हो रही है कि पहले तो हम पिज्जा खाएंगे, उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। तो यहां सीक्वेंस की बात हो रही है। सीक्वेंस के लिए THEN और कंपैरिजन के लिए THAN। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट या AFFECT इफेक्ट। ये भी क्वाइट कंफ्यूजिंग जो है, इसको समझा जाता है। इफेक्ट जो ई से है, इट इज अ नाउन विच मीन्स अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का नतीजा। और AFFECT इफेक्ट ये वर्ब है, जिसका मतलब है टू इन्फ्लुएंस और हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज पर असर डालना। अभी हम देखते हैं इसका सेंटेंस, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इंक्रीज टैक्सेस विल अफेक्ट, यानी कि उसका इंपैक्ट पड़ेगा किस पर? मिडिल क्लास फैमिलीज पर। और उसका नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो यहाँ इफेक्ट है, वो क्या है? विल बी अ डिक्रीज इन देयर डिस्पोजेबल इनकम। तो ये जो AFFECT इफेक्ट है ये इंपैक्ट के लिए है और ये वर्ब है, और EFFECT इफेक्ट रिजल्ट के लिए है, कॉन्सिक्वेंस के लिए, जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं देयर, THEY अपोस्ट्रोफी RE एंड THEIR ये दो ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इन दो में हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो हम इनको देखते हैं। THEY अपोस्ट्रोफी RE देयर, इट इज अ कंट्रैक्शन ऑफ दे आर। तो ये तो दे आर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है THEIR देयर, इट शोज पोजेशन, एंड THERE देयर, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ प्लेस और लोकेशन। प्लेस और लोकेशन के लिए हम देयर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज द बॉय, या आप कह सकते हैं देयर आर द चेयर्स। तो ये प्लेस या लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं। हम इसको सेंटेंस में देखते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन दिस रोड, कि वहां रोड पर, तो यहां बता रहे हैं किसी लोकेशन की, प्लेस की बात कर रहे हैं कि भाई मैं उस रोड की बात कर रहा हूं, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सो देयर टेकिंग अ डिफरेंट रूट। अब देयर यानी कि दे आर, ये कंट्रैक्शन है दे आर की। तो वो क्या है? दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, डिफरेंट रूट जो है उसको देख रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? टू गेट टू देयर डेस्टिनेशन फास्टर। अब देयर डेस्टिनेशन, देयर जो है ये पॉजेसिव केस है, हमने यूज किया है। इसका मतलब ये है कि वो उस जगह पर जाने की कोशिश करें जो कि उनकी अपनी जगह है, जहां से उनका ताल्लुक है। तो देयर पॉजेसिव केस है, देयर कंट्रैक्शन है दे आर की, और ये जो देयर है ये यूज होता है प्लेस या लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टू, TO2, TW2 एंड TWO। तो जो टू है TO2, इट इज यूज एज अ preposition, जो कि डायरेक्शन के लिए यूज होता है। और अ वर्ब इन्फिनेटिव, यानी कि किसी वर्ब के साथ भी हम टू लगा देते हैं, जिसको हमने टू इन्फिनेटिव भी कहा था। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, वहां मैंने इसको वर्ब इन्फिनेटिव के तौर पे यूज किया है। TW2 means
ऑल्सो और एक्सेसिवली। और TWO2 ये हम जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो वहां जो 2 नंबर है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं TWO। तो आई हैव टू फिनिश, जिसकी मैं आपसे बात कर था वर्ब इन्फिनेटिव की, तो ये वर्ब इन्फिनेटिव है। आप यहां देख सकते हैं इसको टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, बट आई हैव टू मैनी अदर थिंग्स टू डू। तो TWO2 मीन्स आई हैव ऑल्सो मैनी अदर थिंग्स टू डू, तो मेरे पास और भी कई काम है जो मुझे करने हैं। तो मुझे क्या है, आई माइट हैव टू वर्क फॉर 2 more hours टुनाइट, यानी कि मुझे मजीद 2 और घंटे जो है वो दरकार हैं इस काम को खत्म करने के लिए। तो TWO ये नंबर के लिए यूज होता है, TWO2 ऑल्सो ये एक्सेसिवली यूज होता है, और TO2 ये वर्ब इन्फिनेटिव या प्रेपोजिशन के लिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहां मैंने इस सेंटेंस में जो टू है वो प्रेपोजिशन के तौर पे यूज किया है, जो कि डायरेक्शन के लिए बता रहा है भाई वो जा रहा है, कहां जा रहा है, स्कूल। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। तो टू जो है वो डायरेक्शन के लिए भी यूज होता है और वर्ब इन्फिनेटिव के तौर पे मैंने यहां इसको यूज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं योर, YOUR या YOU''RE। तो YOUR ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि ऑनरशिप या पोजेशन को शो करता है, और अपोस्ट्रोफी अगर आ जाए with you and then after it there is RE, YOU''RE your, it is a contraction of you are। For example, your presentation was excellent। भाई प्रेजेंटेशन एक्सीलेंट थी, किसकी, योर। तो यहां पोजेसिव केस है योर। और नेक्स्ट सेंटेंस है योर सो नाइस टू मी, भाई मेरे साथ कौन नाइस है, यू आर। तो ये योर जो है ये कंट्रैक्शन है यू आर की, तो यू आर सो नाइस टू मी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट और EXCEPT एक्सेप्ट। तो ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना, टू रिसीव समथिंग विलिंगली और एग्री टू समथिंग। और एक्सेप्ट का मतलब है अलावा, EXCEPT एक्सेप्ट, टू एक्सक्लूड समथिंग यानी कि किसी को किसी चीज से निकाल देना, और लीव समथिंग आउट। तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, द स्कूल विल एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि स्कूल जो है वो रिसीव करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, वो कबूल करेगा तमाम एप्लीकेंट्स को। एक्सेप्ट मतलब सिवाय उनके जो GPA की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं करते। तो जो एक्सेप्ट है इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग दिस कैटेगरी, और एक्सेप्ट का मतलब है टू रिसीव समथिंग और टू रिसीव समवन। अब ये GPA है, GPA स्टैंड्स फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और इसको फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था इन द लेट 19th सेंचुरी। और इसके लिए जो स्पेसिफिक फार्मूला है वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता गया, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर इंस्टीट्यूशन के हवाले से वो वेरी कर सकता है। और उसके बाद इसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया इस GPA जो एक सिस्टम है इसने, और अब ये न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स बल्कि बहुत से ममालिक में इसको फॉलो किया जा रहा है हायर एजुकेशन में। तो GPA स्टैंड फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट हम देखते हैं लूज, LOSE या LOSE। LOSE लूज मीन्स नो लॉन्गर हैव समथिंग, और फेल टू विन मीन्स आई विल लूज द रेस, कि मैं रेस को जीतने में, फेल टू विन, मैं रेस को जीतने में नाकाम हो जाऊंगा। तो लूज मीन्स फेल टू विन या फिर नो लॉन्गर हैव समथिंग। एंड LOSE लूज मीन्स नॉट टाइट, जो कि टाइट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम अफ्रेड आई विल लूज। अब ये देखिए आई विल लूज माई फेवरेट स्वेटर, यानी कि यहां जो लूज है LOSE इसका मतलब है नो लॉन्गर हैव समथिंग, कि मुझे लगता है, मुझे खौफ है, मैं समझता हूं कि जो है मैं इस स्वेटर को जो है वो लूज कर दूंगा, मेरे पास ये मजीद नहीं रहेगा अगर मैंने इसको पहना जब मैं बाहर गया, क्योंकि इट हैज अ लूज थ्रेड, इसका जो थ्रेड है वो टाइट नहीं है, तो वो हो सकता है कि वो खुल जाए, वो टूट जाए। तो उसकी वजह से जो स्वेटर है मैं इसको लूज कर दूं। तो LOSE लूज मीन्स नो लॉन्गर हैव समथिंग, और फेल टू विन LOSE लूज मीन्स नॉट टाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल, अगेन इट इज द कंफ्यूजिंग वन, PL या PLE। तो अक्सर एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो वहां हम ये मिस्टेक करते हैं। तो PL प्रिंसिपल मीन्स द हेड ऑफ अ स्कूल, स्कूल के जो हेड है उसके लिए हम यूज करते हैं, या फिर आप इसको यूज करते हैं फॉर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग। अब मेन पार्ट ऑफ समथिंग का क्या मतलब है, आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एम, यानी कि जो मेरा मेन एम है, तो उस कंटेक्स्ट में भी आप प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं जो कि मेन पार्ट ऑफ समथिंग है। तो
प्रिंसिपल रिफर्स टू अ फंडामेंटल बिलीफ और रूल। ये PLE जो है ये किसी रूल के लिए यूज होता है, किसी बिलीफ के लिए यूज होता है। हम एग्जांपल देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अभी जो स्कूल का हेड है जिसकी हमने बात की, कि जो स्कूल का हेड है उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करे किस चीज को, द प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। यानी कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके जो रूल्स हैं उनको मेंटेन करना स्कूल का जो हेड है उसकी जिम्मेदारी है। तो प्रिंसिपल AL हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड PLE ये जो है इट रिफर्स टू द रूल। तो रूल या बिलीफ के लिए हम PLE यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद जो कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं वो आपको काफी हद तक समझ आ गए होंगे, और कोशिश कीजिए कि इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस में लेकर आइए और ज्यादा ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको मजीद जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े इन राइटिंग। तो आज के लेक्चर के हवाले से अगर फिर भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।